क्यों सोच रहे हो आज क्या होगा? जीओसी में और तजुर्बा आपको जरूर होगा। वेलकम बैक दोस्तों, आज की हमारी इस प्यारी सी मुलाकात में हम जीओसी के सफर में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सफर में आगे बढ़ रहे होंगे। उम्मीद है लास्ट सेशन में आपने भी यार बिंदास तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को जान लिया होगा। आज की हमारी प्यारी सी मुलाकात हीट ऑफ कंबशन और ब्रेड्स रूल पर बेस्ड होगी। हाँ, आज की हमारी इस मुलाकात में इन दो शानदार टॉपिक को हम यार निपटा रहे होंगे। तो कैसे हो आप लोग? बिल्कुल बिंदास हो। देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने का तरीका है कि आप थ्योरी पार्ट तो यार करते चलो, साथ में क्वेश्चंस की, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस जरूर करते चलो। नहीं करोगे तो यार क्वेश्चन की इतनी ज्यादा वैरायटी होती है, केवल थ्योरी करने से वैरायटी कवर नहीं हो रही होगी। तो इसलिए मैं अपने लेक्चर्स में खूब सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करता आया हूं। आगे भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब सारे क्वेश्चन यार हम इंक्लूड कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर के बाद आप जान पाएंगे किस कंपाउंड को जलाने पर ज्यादा हीट रिलीज हो रही होगी, किस कंपाउंड को जलाने पर कम हीट रिलीज हो रही होगी। हीट ऑफ कंबशन की बात कर रहे होंगे और ब्रिज हेड कार्बन पर प्लस चार्ज रेडिकल डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, लेकिन माइनस चार्ज आ सकता है। ब्रेड्स रूल से रिलेटेड किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन पाएंगे, कौन कौन सी तमाम बातें हम लोग यार ब्रेड्स रूल से रिलेटेड रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज कर पाएंगे। हीट ऑफ कंबशन को तो हम जान ही रहे होंगे, साथ में आज हम एक छोटे से प्यारे से टॉपिक ब्रेड्स रूल को भी समझ रहे होंगे। तो करें स्टार्ट फिर। जी हां, आज के कार्यक्रम को यहां से स्टार्ट कर रहे होंगे। हीट ऑफ कंबशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ O2। किसी कंपाउंड के 1 मोल को जलाने पर जो हीट रिलीज होगी उसको हीट ऑफ कंबशन बोल रहे होंगे। ठीक है, ये आप जानते हैं ही। किसी हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हैं तो ऐसे केस में CO2 एंड H2 बनता है। CXHY को O2 के साथ बर्न किया, O2 की प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या होगा? बैलेंस तो आप लोग कर ही लेंगे। क्या होगा? देखिए, CO2H2 बनेंगे। हाँ, CO2 एंड H2 बन रहे होंगे, ये सारे स्टूडेंट जानते हैं। और साथ में यार हीट भी रिलीज हो रही होगी, 1 मोल कंपाउंड को बर्न किया, जो हीट रिलीज हुई इस हीट को हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। इस हीट को हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। इसे डेल्टा HC से भी इंडिकेट किया जा सकता है, हीट रिलीज होगी तो डेल्टा HC का जो साइन होगा ये नेगेटिव होगा। ये साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये जो प्रोसेस है, जो कंबशन है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगी। हाँ, हीट रिलीज हो रही है, कंबशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगी। ये बात भी आप नोट कर लें। इसके लिए डेल्टा HC हमेशा नेगेटिव होगा, प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। हाँ, न्यूमेरिकल आने के चांसेस जो होंगे ये काफी कम होंगे। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री को मिलाकर तो भैया न्यूमेरिकल पूछा ही जा सकता है। वो काम हम थर्मो केमिस्ट्री में कर रहे होंगे या आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन आएगा कि आप इन दिए गए कंपाउंड्स की हीट ऑफ कंबशन को कंपेयर कर दो। कैसे कंपैरिजन कर रहे होंगे? देखिए, कंपैरिजन हम उनके मैग्नीट्यूड का कर रहे होंगे। पहली बात, ज्यादा मैथ्स मत लगाना। -10, -11 तो -11 छोटा है, हीट ऑफ कंबशन कम है। नहीं, ये वाला मैथ्स नहीं लगाना है, हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी। जब भी हम किसी एंथैल्पी को कंपेयर कर रहे हैं हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। हीट ऑफ कंबशन को एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी बोला जा सकता है।
हीट ऑफ कंबशन तो पुराना नाम है, जो नया नाम है दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो घबराना नहीं है, कहीं हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ हो या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ हो, एक ही बात है। हीट और एंथैल्पी ऑफ कंबशन एक ही बात है। किस प्रकार से कंपैरिजन कर रहे होंगे? अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, कार्बन कंटेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन कंटेंट ज्यादा है, तो ऐसे केस में हीट ऑफ कंबशन ज्यादा मिल रही होगी। कंपाउंड को O2 के साथ बर्न करने पर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन का नंबर सेम हो, फिर कंपैरिजन कैसे कर रहे होंगे? देखिए, पहली बात तो आप नंबर ऑफ कार्बन को ही चेक करेंगे, लेकिन जब नंबर ऑफ कार्बन सेम मिल जाए फिर क्या करेंगे? दूसरी बात हाँ, इसके बाद हमें यहां तक आना है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन से ही अगर क्वेश्चन के आंसर को अगर हम देख पा रहे हैं, ठीक है, पता कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में यार आगे चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन सेम है, फिर कंफ्यूज आ जाएंगे, कंफ्यूजन में नहीं आना है, आगे चलना, आगे बढ़ना है। हम फिर बात कर रहे होंगे स्टेबिलिटी की। हीट ऑफ कंबशन का मैग्नीट्यूड डेल्टा HC का मैग्नीट्यूड स्टेबिलिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा तो भैया ज्यादा हीट रिलीज नहीं कर रहा होगा कंबशन के दौरान। हाँ, वो चाहेगा उसी फॉर्म में रहना, आप उसको जबरदस्ती जला रहे हैं तो यार ज्यादा हीट रिलीज नहीं होगी। हाँ, अगर कंपाउंड अनस्टेबल है, कम स्टेबल है, तो भैया बेताब होगा जलने के लिए, ज्यादा हीट रिलीज कर रहा होगा कंबशन के दौरान। क्लियर है? या फिर आप स्ट्रेन की बात भी कर पाएंगे, ज्यादा स्ट्रेन मिल रहा होगा, ज्यादा स्ट्रेन मिल रहा होगा तो कंपाउंड बेताब होगा जलने के लिए, अनस्टेबल होगा, स्टेबिलिटी कम होगी तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा मिल रही होगी। इन तमाम चीजों से हम हीट ऑफ कंबशन की बात कर रहे होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन से, स्टेबिलिटी से, स्ट्रेन से, हीट ऑफ कंबशन नंबर ऑफ कार्बन के साथ कैसे रिलेटेड है, स्टेबिलिटी के साथ कैसे रिलेटेड है, स्ट्रेन के साथ किस प्रकार से रिलेटेड है, ये मैं आपको बता चुका हूं। स्टेबिलिटी कम है या फिर बोल दें स्ट्रेन ज्यादा है, ऐसा कुछ मिल रहा हो तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी। हाँ, इस मुद्दे पर हमें तब आना है जब नंबर ऑफ कार्बन सेम है। जब नंबर ऑफ कार्बन अलग है, तो जिस केस में ज्यादा कार्बन है, ज्यादा हीट रिलीज हो रही होगी जलने के दौरान, कार्बन कंटेंट ज्यादा है, ज्यादा CO2 के मोल बने होंगे, ज्यादा पानी बना होगा, ज्यादा हीट रिलीज हुई होगी। क्लियर है? कार्बन कंटेंट कम है, कम CO2 बने, कम H2 बने, तो कम हीट रिलीज कर रही होगी। और कार्बन कंटेंट सेम है, फिर भैया स्ट्रेन से देख लो, जो बेताब है, जो अनस्टेबल है, जिसमें स्ट्रेन ज्यादा है, वो ज्यादा हीट रिलीज कर रहा होगा जलने के दौरान। चलिए, ये आप मुझे जल्दी जल्दी से आंसर्स बताएंगे। यहां देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इस तरफ हम जा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, इस तरफ हम जा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। इस तरफ जाने पर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में आप कैसे आंसर कर रहे होंगे? अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं, कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, तो भैया ज्यादा हीट रिलीज होगी जलने के दौरान, ज्यादा मोल CO2 के बनेंगे, ज्यादा मोल पानी के बनेंगे, यानी हीट ऑफ कंबशन इस प्रकार से मिल रही होगी, कंपैरिजन इस प्रकार से हो रहा होगा। मामला क्लियर है? यहां देखिए, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, डबल बॉन्ड की जो लोकेशन है ये डिफरेंट है। क्या डिफरेंस आएगा? देखिए, डबल सिंगल सिंगल डबल, यहां देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल, यहां तो भैया एक शानदार कॉन्जुगेशन मिल रहा है, यहां तो कॉन्जुगेशन मिल रहा है। अल्टरनेट पोजीशन पर इस प्रकार से जब डबल बॉन्ड मिलते हैं, पाई बॉन्ड मिलते हैं, तो रेजोनेंस होता है। ये पाई बॉन्ड एक जबरदस्त तरीके का नाच दिखाते हैं, जिसको रेजोनेंस बोला जाता है। देखिए, या इस प्रकार से ये डिलोकलाइज हो पाएंगे, हाँ इस प्रकार से ये डिलोकलाइज हो पाएंगे, ठीक है।
ये कहानी हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट में जान रहे होंगे। डबल सिंगल डबल पहचान लो, पहचान लो, कॉन्जुगेशन है ये। हल्का फुल्का बॉन्डिंग में सीखा होगा, कहीं सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो अब मेरी बात सुन लो। यहां देखिए डबल सिंगल डबल, यहां देखिए डबल सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल, कॉन्जुगेशन ब्रेक आ गया। यहां कोई रेजोनेंस का केस नहीं है, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। यहां तो रेजोनेंस का केस है, कॉन्जुगेशन मिल रहा है। रेजोनेंस को ज्यादा डिटेल में अपने अगले लेक्चर्स में जान रहे होंगे, लेकिन अभी भैया होश संभालिए, जहां बैठे हैं पानी वानी पीजिए। देखिए यहां रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन मिल रहा है, डबल सिंगल डबल। यहां देखिए सिंगल सिंगल, कॉन्जुगेशन ब्रेक, रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस मिलने से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ कार्बन से तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, तो कैसे आंसर कर रहे होंगे। रेजोनेंस मिलने से स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी, ये कम स्टेबल होगा, यहां रेजोनेंस नहीं है, यहां स्टेबिलिटी कम मिल रही होगी। कम स्टेबल है, स्टेबिलिटी कम है, कम स्टेबल है तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा मिलेगी। कम स्टेबल है तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा मिलेगी, तो ये इसका आंसर मिल रहा होगा। नंबर ऑफ कार्बन सेम होने पर स्टेबिलिटी के आधार पर, स्टेबिलिटी के बेसिस पर हम आंसर कर रहे होंगे। नंबर ऑफ कार्बन अलग मिल रहे हैं क्या? मुझे तो नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट लगते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन। यहां देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो भैया नंबर ऑफ कार्बन यहां ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन इस तरफ ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो इस तरफ जाने पर डेल्टा HC का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा मिल रहा होगा, ये आंसर आ जाएगा। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां देखिए 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन यहां ज्यादा है। अगेन इस तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन बच्चा पार्टी क्या मिलते हैं? ज्यादा मिलते हैं, तो डेल्टा HC हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करने पर इसकी ज्यादा मिल रही होगी। अरे वाह, मजा आ गया। जी हाँ, मजा आ गया। यहां देखिए भैया, ये वेरी इंपॉर्टेंट, काफी कम लोग ही ऐसे मुद्दों पर बात करते आए हैं, काफी कम लोग ही YouTube पर ऐसी बातें बताते हैं। ऑफलाइन लेक्चर्स में तो काफी धुरंधर बैठे हैं जो बंद कमरे में ऐसी बातें यार अपने बच्चों को बताते हैं, तभी तो रैंक्स आती हैं। हाँ, तभी तो ऑफलाइन से रैंक आती है। क्या ऑनलाइन से भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। अगर वही डेटा ऑफलाइन का ऑनलाइन में मिलने लग जाए तो भैया रैंक क्यों नहीं आएगी। जरा एक बार जबरदस्त तरीके से, ये भूल जाइए आप, जबरदस्त तरीके से आप इनके ऊपर नजरें डालकर देखिए। सटीक नजरें आपकी यहां होनी चाहिए, बोर्ड पर होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है इसमें। अरे यही लग रहा है, ठीक है भैया, भाइयों बहनों, ठीक है ना, ये 8 कार्बन। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी 8, मतलब ब्रांचिंग कर रखी है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी 8। अरे यहां भी 4 ब्रांचिंग कर रखी है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे यार यहां भी 8 आइसोमर्स हैं। जी हाँ, यहां नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, स्ट्रक्चर अलग मिल रहा है। देखिए स्ट्रक्चर अलग मिल रहा है, फॉर्मूला सेम है, दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कई बच्चे बोलेंगे सर हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पता नहीं, टेंशन मत लो, इसके बाद आइसोमेरिज्म ही आपको सिखाऊंगा। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। चलिए, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, तो कैसे कंपैरिजन होगा भाई? हमें यहां पर ये देखना होगा कि वैन डर वाल इंटरेक्शन किस केस में ज्यादा मिल रही है। वैन डर वाल इंटरेक्शन किस केस में ज्यादा मिल रही है, यानी एल्केन की स्टेबिलिटी किस केस में ज्यादा मिल रही है। ब्रांचिंग करने से क्या स्टेबिलिटी बढ़ती है? हाँ, ब्रांचिंग करने से ये मिथाइल ग्रुप है पास, मिथाइल ग्रुप है पास। देखिए मिथाइल ग्रुप है पास, तो इनके बीच में इंटरेक्शन मिल रही होगी।
इस प्रकार से शानदार इंटरेक्शन मिल रही होगी मिथाइल ग्रुप के बीच में। ये इंटरेक्शन कोई और नहीं बल्कि वैन डर वाल इंटरेक्शन है। और ये मिथाइल ग्रुप कब ज्यादा पास होंगे? ये मिथाइल ग्रुप जब ज्यादा पास होंगे जब ज्यादा ब्रांचिंग हुई होगी, मतलब नीचे मूव करने पर जब ज्यादा ब्रांचिंग हो रही है, जब ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है, जब ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है तो ऐसे केस में वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा मिल रही है, वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा मिल रही है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा मिल रही है तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है। हाँ, वैन डर वाल फोर्सेस अगर ज्यादा मिल रही है तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है, ये कहना चाहता हूं। हाँ, अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अट्रैक्शन की वजह से तो एनर्जी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी, मतलब डेल्टा HC डिक्रीज हो रहा होगा। हाँ, हीट ऑफ कंबशन का मैग्नीट्यूड, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मैग्नीट्यूड स्टेबिलिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड मिलता है। तो डेल्टा HC का मैग्नीट्यूड स्टेबिलिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड मिलता है। तो देखिए, स्टेबिलिटी अगर नीचे जाने पर ज्यादा मिल रही है, ज्यादा ब्रांचिंग हुई, ज्यादा इंटरेक्शन हुई, स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कम मिल रही होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कम मिल रही होगी। इनवर्सली रिलेटेड है ना यार स्टेबिलिटी और एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। अब ब्रांचिंग होने से क्या हुआ, ये बात आप हजम कर लो। मिथाइल के पास है और जब नॉन पोलर ग्रुप पास होते हैं तो लंडन फोर्सेस उनके बीच में डेवलप होती है। जो वीक वैन डर वाल फोर्सेस है, लंडन फोर्सेस यहां ज्यादा डेवलप्ड मिल रही होंगी, ठीक है। नीचे जा रहे हैं, मिथाइल पास है तो लंडन फोर्सेस यहां ज्यादा मिल रही होंगी। क्लियर हुई बात? तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ ब्रांच्ड मॉलिक्यूल इज ड्यू टू, इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लें टेक्निकल तरीके से। द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ ब्रांच्ड मॉलिक्यूल इज ड्यू टू इंक्रीज्ड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वेयर मोर मिथाइल ग्रुप्स आर इन विसिनिटी, एक दूसरे के पास होंगे, एंड आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे वाया लंडन फोर्सेस, ठीक है, वाया लंडन फोर्सेस। यहां जो फोर्सेस प्ले कर रही होंगी दे आर लंडन फोर्सेस, ठीक है। पोलर तो है नहीं कि हम बोल दें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रही है जबरदस्त तरीके से, हम तो ये बोलेंगे आर लंडन फोर्सेस, ये लंडन फोर्सेस होंगी, ये होंगी भैया लंडन फोर्सेस, ठीक है। अरे क्लियर हुई ये बात? चलिए इसको ठीक कर लिया जाए, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी यहां पर। यह आएगा लंडन फोर्सेस, दीज आर लंडन फोर्सेस with the help of London forces. These London forces are not present. These London forces are not present in straight chain isomer. हाँ, straight chain isomer में ऐसी London forces नहीं होंगी. These interactions stabilize more branched molecule to greater extent as compared to स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल। स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल में इस प्रकार से मिथाइल ग्रुप पास में होंगे नहीं, इस प्रकार की इंटरेक्शन नहीं मिल रही होगी, यानी ब्रांचिंग ज्यादा मिलने पर ग्रेटर एक्सटेंट में स्टेबलाइजेशन हो रहा होगा। नो सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन आइसोमर। स्ट्रेट चेन आइसोमर में इस प्रकार की इंटरेक्शन नहीं मिल रही होगी, इस प्रकार की इंटरेक्शन नहीं मिल रही होगी, इस प्रकार की जो लंडन फोर्सेस हैं इंट्रामोलिकुलर जो हैं ये नहीं मिल रही होंगी। क्लियर हुई बात? चलें फिर आगे। हाँ, ये आप नोट कर सकते हैं टेक्निकल तरीके से, और प्रैक्टिकल डेटा आप देखना चाहें तो इनका तो प्रैक्टिकल डेटा भी आपके सामने पेश किया गया है। ब्रांचिंग ज्यादा हुई, स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी, इंट्रामोलिकुलरली स्टेबलाइजेशन हो रहा होगा लंडन फोर्सेस से, तो ऐसे केस में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलने पर देखना इस प्रकार से डिक्रीमेंट मिल रहा होगा डेल्टा HC के मैग्नीट्यूड का। हीट ऑफ कंबशन नीचे मूव करने पर, जहां ज्यादा ब्रांचिंग हो रही है, नीचे मूव करने पर देखना डिक्रीज हो रही है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कम मिल रही है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, लेकिन 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 गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे
गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये अल्फा एच जो होंगे रिंग सिस्टम के साथ, ये अल्काइल ग्रुप टेस्ट है। ये देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अगला कार्बन अल्फा कार्बन, यहां जो अल्फा एच होंगे ये अल्फा एच 2 होंगे। काउंट करके देखो, अल्फा एच 2 होंगे। ये देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इससे जस्ट अगला कार्बन है ना, ये क्या होगा, अल्फा कार्बन। यहां देखिए जस्ट अगला कार्बन अल्फा कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगला कार्बन ये अल्फा कार्बन। ये अल्फा एच देखिए 2 यहां से 3 यहां से, यहां अल्फा एच हमें 5 मिल रहे हैं, ये अल्फा एच हमें 5 मिल रहे हैं। क्लियर हुई ये बात। यहां देखिए, यहां देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये, इससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। काउंट कीजिए अल्फा हाइड्रोजन, यहां हमें 9 मिल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन 9 मिल रहे हैं। यानी यहां से यहां हम मूव करेंगे, यहां से यहां हम मूव कर रहे होंगे प्यारे दोस्तों, यहां से यहां मूव कर रहे होंगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हुए हैं, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। नंबर ऑफ कार्बन एटम तो इन सभी में सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम तो इन सभी में सेम है, लेकिन यहां से यहां मूव करने पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, स्टेबिलिटी जो है ये इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमें स्टेबिलिटी के आधार पर आंसर करना होगा। कार्बन कंटेंट जब सेम हो तो स्टेबिलिटी के फैक्टर से ही हमें आंसर करना होगा। स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो भैया हीट ऑफ कंबशन स्टेबिलिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड होती है, तो हीट ऑफ कंबशन का मैग्नीट्यूड इस तरफ जाने पर, जहां ज्यादा स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है वहां कम मिल रहा होगा, वहां कम मिल रहा होगा। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन इस तरफ जाने पर कम मिल रही होगी। तो इस प्रकार से हीट ऑफ कंबशन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इन कंपाउंड्स को रख दिया है। इधर से इधर जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, छोटी रिंग बड़ी रिंग और बड़ी रिंग और बड़ी रिंग। देखिए इस तरफ जाएंगे कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है, इस तरफ जाएंगे कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है। क्लियर है बात। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहे हैं। हाँ, कार्बन कंटेंट से ही हम यार आइडिया लगा लेंगे, कार्बन कंटेंट अलग है तो इससे आइडिया लगा लेंगे। कार्बन कंटेंट ज्यादा है, कंबशन ज्यादा हो रहा होगा, ज्यादा एंथैल्पी ऑफ कंबशन मिल रही होगी, तो आंसर ये मिल जाएगा। पहले तो हम कार्बन कंटेंट ही देखेंगे, लेकिन जब कार्बन कंटेंट से मिलता है फिर हम स्टेबिलिटी वाले फैक्टर को कंसिडर करते आए हैं। यहां देखिए, यहां देखिए, अरे कार्बन कंटेंट तो अलग है, कार्बन कंटेंट तो अलग है, हाँ, लेकिन दिक्कत यह है पर CH2 बात करनी है। अभी पर CH2 का मतलब क्या है? मतलब यार जितनी हीट ऑफ कंबशन इसको जलाने में रिलीज हुई दैट इज डेल्टा H1। इसमें 3 कार्बन है ना, तो आप डिवाइड बाय 3 कीजिए। जितनी हीट ऑफ कंबशन इसको जलाने में देखना इवोल्व हुई है, डिवाइड बाय 4 करना होगा पर CH2, क्योंकि 4 CH2 है। जितनी हीट इसको जलाने में इवोल्व हुई इसको 5 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहां 5 CH2 है, एक के कोरस्पॉन्डिंग तो हम एवरेज ऐसे निकालेंगे, 5 से डिवाइड करना होगा। जितनी हीट इसको जलाने में 1 मोल के कोरस्पॉन्डिंग देखना यहां पर इवोल्व हुई, इसको 6 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि इसमें 6 CH2 है। पर CH2 हमें बात करनी है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम पर CH2 भी बात कर पाएंगे, या पर मोल CH2 भी हम बात कर पाएंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से इसको 3 से डिवाइड करना होगा, तो इसको 4 से डिवाइड करना होगा। 4 कार्बन है, 5 कार्बन 5 से डिवाइड करना होगा। 6 कार्बन है तो इसको 6 से डिवाइड करना रहेगा। क्लियर हुई ये बात। यानी पहले हमने जो कंपैरिजन किया था, ये मोड डेल्टा H1 मोड डेल्टा H2 मोड डेल्टा H3 मोड डेल्टा H4, इसका कंपैरिजन किया था। लेकिन अब देखना, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, इसको 6 से डिवाइड किया जाएगा। फिर अब नंबर ऑफ कार्बन तो क्या बना दिए, सेम बना दिए। क्यों? क्योंकि पर CH2 हम बात कर रहे हैं। तो फिर हम स्ट्रेन के बेसिस पर, स्टेबिलिटी के बेसिस पर आंसर कर रहे होंगे भैया। हाँ, पर CH2, इसके एक CH2 को इसके एक CH2 से कंपेयर करना है, और स्ट्रेन की बात करनी है।
ये मैं आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में बता रहा हूँगा, जहाँ बेयर स्ट्रेन थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा और उसके साथ में चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, ये तमाम कन्फर्मेशनल आइसोमर मैं आपको साइक्लोहेक्सेन के बता रहा हूँगा। वहाँ पर इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी मैं आपको बताऊँगा। स्ट्रेन आने की वजह से क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर मिलता है रिंग सिस्टम में, उसकी हम बात कर रहे होंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल डेटा के बेसिस पर डायरेक्टली बता दूंगा कि भैया ज्यादा स्टेबल जो रिंग होती है 6 मेंबर्ड होती है। ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है? 6 मेंबर्ड होती है। इस तरफ हम मूव कर रहे होंगे तो स्ट्रेन बढ़ता है। ये प्रैक्टिकल डेटा से मैं आपको बता रहा हूं। इस तरफ मूव करने पर स्ट्रेन बढ़ता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। अगर एक एक कार्बन की कोरस्पोंडिंग बात करेंगे तो भैया इस तरफ मूव करने पर स्ट्रेन बढ़ता है, स्टेबिलिटी घटती है, क्योंकि जो एंगल है ये एंगल छोटू मिलता है। यहां देखिए 60 डिग्री, यहां देखिए 90 डिग्री, छोटू एंगल मिलता है, जिस वजह से स्ट्रेन बढ़ जाता है। जितना एंगल होना चाहिए उससे एंगल कम मिलता है। किसके अकॉर्डिंग? भैया इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कोरस्पोंडिंग। कार्बन ने सारे बॉन्ड सिग्मा बनाए हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। देखना इससे कितना खतरनाक डेविएशन है, डेविएशन है कि नहीं है? तो स्ट्रेन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो इस तरफ जाने पर स्ट्रेन बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है पर CH2 बात करनी है। अगर कम स्टेबिलिटी मिल रही है इस तरफ जाने पर तो डेल्टा HC स्टेबिलिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, ये ज्यादा मिल रहा होगा। डेल्टा HC स्टेबिलिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है तो डेफिनेटली ज्यादा मिल रहा होगा। अगर इस तरफ जाने पर डेल्टा HC ज्यादा मिल रहा होगा तो भैया ये ऑर्डर मिल जाएगा, पर CH2 ये ऑर्डर मिल जाएगा। बोलो कहानी क्लियर है कि नहीं है? स्ट्रेन बढ़ेगा ना यार। नंबर ऑफ कार्बन की तो बात नहीं करनी, क्योंकि एक एक कार्बन को कंपेयर करना है। पर CH2 का मतलब यही तो है, एक एक कार्बन के स्ट्रेन की बात करनी है। यहां स्ट्रेन खतरनाक होगा, छोटी रिंग में एंगल कम है, खिंचाव ज्यादा होगा, तनाव ज्यादा होगा। अब देखिए नॉर्मली मैं ऐसे रहना पसंद करता हूं, लेकिन जबरदस्ती अगर मेरे हाथ को पीछे कोई खींच रहा होगा तो मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा। ठीक है, तो कार्बन ये नॉर्मली देखना हाइड्रोजन के साथ जब अटैच्ड होगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसकी सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, तो किस एंगल पर ज्यादा स्टेबल होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन यहां देखना इसके साथ जबरदस्ती की गई है, 60 डिग्री का एंगल है। एंगल बनाना तो इतना चाहता है ये, लेकिन है 60 डिग्री का। sp3 के अकॉर्डिंग एंगल इतना होना चाहिए, लेकिन है इतना, तो स्ट्रेन है भैया, स्ट्रेन है, ये तनाव में है कार्बन। तो ऐसे केस में हम क्या बोल देंगे? ऐसे केस में हम बोल देंगे CH2 के कोरस्पोंडिंग। पर CH2 की हम बात करें तो डेल्टा HC ज्यादा मिल रहा होगा, कम स्टेबिलिटी मिलने की वजह से, इसकी ज्यादा स्ट्रेन की वजह से, इसकी ज्यादा तनाव की वजह से। ठीक है, तो पर CH2 के लिए हमने क्या किया? इसको 3 से डिवाइड कर लिया। 3 CH2 के लिए मान लेते ये डेटा है, तो पर CH2 के लिए हमने 3 से डिवाइड किया। 4 CH2 के लिए डेटा, पर CH2 के लिए 4 से डिवाइड किया। 5 CH2 के लिए ये डेटा है तो हमने पर CH2 के लिए 5 से डिवाइड किया। 6 CH2 के लिए ये डेटा है तो पर CH2 के लिए हमने 6 से डिवाइड कर लिया। क्लियर है? अब आगे देखिए, यहां अगर नॉर्मली आप बात करेंगे पर CH2 के अकॉर्डिंग अगर आप बात नहीं कर रहे होंगे तो ऐसे केस में तो यार नंबर ऑफ कार्बन यहां ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन यहां ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन यहां ज्यादा है, तो ऐसे केस में डेल्टा HC इसी केस में ज्यादा होगा। डेल्टा HC इस केस में ज्यादा होगा। लेकिन 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 अगर ऐसा हो, यहां भी कंपैरिजन पर CH2 करना हो, फिर यहां भी कंपैरिजन पर CH2 करना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा 3 मेंबर्ड से 4 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात। 4 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड ज्यादा स्टेबल होती है, 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड ज्यादा स्टेबल होती है, और 6 मेंबर्ड मोस्ट स्टेबल होती है। ये जो 6 मेंबर्ड है ना, ये मोस्ट स्टेबल होती है, मोस्ट स्टेबल होती है। और 6 मेंबर्ड के बाद हम 7 मेंबर्ड 8 मेंबर्ड की तरफ मूव करते हैं, तो वहां भी उस तरफ मूव करने पर भी स्ट्रेन बढ़ रहा होगा। मतलब 6 मेंबर्ड मोस्ट स्टेबल, आगे चलेंगे 7 मेंबर्ड की बात करेंगे तो स्ट्रेन ज्यादा होगा 6 मेंबर्ड के कंपैरिजन में। हाँ,
पर CH2 बात करेंगे तो ऐसे केस में हमें स्ट्रेन की बात करनी होगी, एक एक कार्बन एक एक CH2 को कंपेयर करना होगा, एक एक कार्बन को कंपेयर करना होगा, एक एक CH2 की हमें बात करनी होगी। तो यहां से आ जाएंगे तो भैया स्ट्रेन बढ़ जाएगा, यहां से आ जाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा, स्ट्रेन बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन की बात नहीं करनी, पर CH2 की बात करनी है, तो स्ट्रेन की, स्टेबिलिटी की, इसकी बात करनी होगी। हाँ, ये मोस्ट स्टेबल होते हैं 6 मेंबर्ड, आगे जाएंगे तो स्ट्रेन इंक्रीज हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और आप जानते हैं स्टेबिलिटी के साथ डेल्टा HC जो है ये इनवर्सली रिलेटेड मिलता है। स्ट्रेन बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, डेल्टा HC ज्यादा मिल रहा है, पर CH2 डेल्टा HC इसका ज्यादा मिलेगा, इसमें स्ट्रेन ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा मिल रहा होगा। ठीक है, और 5 मेंबर्ड और 7 मेंबर्ड में लिख लो, लिखना चाहते हो तो। आगे मैं आपको एक रिएक्शन में बताने वाला हूं, 5 मेंबर्ड और 7 मेंबर्ड को कंपेयर करोगे तो 5 मेंबर्ड ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा भैया वो इस प्रकार से होगा, 3 मेंबर्ड कम स्टेबल, 4 मेंबर्ड ज्यादा स्टेबल, 5 मेंबर्ड ज्यादा स्टेबल, 6 मेंबर्ड मोस्ट स्टेबल, और 7 मेंबर्ड 8 मेंबर्ड फिर स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, फिर स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। और इन दोनों को कंपेयर करोगे 5 मेंबर्ड और 7 मेंबर्ड को, तो 5 मेंबर्ड ही ज्यादा स्टेबल होगी, 7 मेंबर्ड कम स्टेबल होगी। ठीक है, इतना आपके लिए काफी रहेगा, इतना आपके लिए काफी रहेगा। ये मैंने प्रैक्टिकल डेटा से भी आंसर किया है। आगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में इसको यार एक बिंदास तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल इसको ऐसे ही हजम कर लो, आगे चलकर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इसको यार और ज्यादा अच्छे तरीके से हम सीख रहे होंगे। यहां देखिए, यहां देखिए, इसको इसी प्रकार से देखकर अगर आपने आंसर करने की गलती की तो हो सकता है दोस्तों वो आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो साइक्लोहेक्सेन है ऐसे एग्जिस्ट करती ही नहीं है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये साइक्लोहेक्सेन ऐसे एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ये चेयर फॉर्म में मिलती है, ये चेयर फॉर्म में मिलती है। ठीक है, ये चेयर फॉर्म में मिलती है। ये कार्बन नंबर 1 है, मान लेते कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, तो देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये ऊपर है, हाँ वेज है तो मतलब सामने है, ऊपर है, ये वेज है तो सामने मतलब ऊपर है। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच्ड मिथाइल ऊपर है, ऊपर तो भैया ऐसे ही मिलेगा, हाँ कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच्ड मिथाइल तो ऊपर मिलेगा, ऊपर तो ऐसे ही मिलेगा। यहां देखिए कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच जो मिथाइल है, कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच जो मिथाइल है ये ऊपर है। ठीक है, और यहां देखिए ऊपर तो ऐसे मिलेगा, ऊपर तो ऐसे मिलेगा, ऊपर तो हमें इस प्रकार से मिल रहा होगा, ऊपर तो हमें ये इस प्रकार से मिल रहा होगा। ठीक है, मतलब ये भी इक्विटोरियल पर होगा, हाँ यहां अगर है तो इक्विटोरियल पर होगा, या अगर ये मिथाइल ऊपर की तरफ है तो ये भी इक्विटोरियल पोजीशन है। इस प्रकार की पोजीशन को इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं। अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप यहां पर इसको पेंडिंग में लिख सकते हो, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जब हम सीख रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे, तो वहां पर बिंदास आप इसको यार अपने आप कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। इक्विटोरियल पर जब मिथाइल बैठा होगा ये रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एक्सियल। एक्सियल इक्विटोरियल में एक्सियल पर बैठा मिथाइल कम स्टेबल होता है, इक्विटोरियल पर बैठा मिथाइल ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब दोनों ऊपर है तो ऊपर ऐसे बनाएंगे, अगर देखना है कोना नीचे की तरफ है, अगर यहां बना देते तो ये नीचे हो जाता, और ये वाली जो पोजीशन है ये एक्सियल होती है, तो नीचे तो है नहीं, ऊपर है तो भैया फिर ऊपर तो ऐसे बनाएंगे, ये इक्विटोरियल पोजीशन होती है। और यहाँ भी कार्बन नंबर 3 के साथ भी बैठा देखना, ये मिथाइल जो है ये ऊपर है, ऊपर है, इस पर बैठा मिथाइल भी ऊपर है, तो भैया फिर ऊपर ऐसे बनाएंगे। ये कोना देखना नीचे की तरफ है, अगर ऐसे बनाते मिथाइल को तो ये तो नीचे हो जाएगा, है ना, और ये पोजीशन एक्सियल हो जाएगी, तो नीचे तो है नहीं, ऊपर है, तो भैया फिर इक्विटोरियल पोजीशन पर ही मिथाइल मिल रहा होगा। जो स्टूडेंट चेयर फॉर्म में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, टेंशन मत लो, मेरे सामने क्वेश्चन आ गया था तो मुझे लगा कि क्या पता किसी ने आइसोमेरिज्म पहले से कंप्लीट कर लिया है, तो टेंशन नहीं है, वो इसको आराम से समझ रहा होगा।
मैं क्या एक्सियल इक्वेटोरियल की बात कर रहा हूँ, क्या चक्कर होता है एक्सियल इक्वेटोरियल का। अगर आपने नहीं देखा, नहीं सीखा, बिंदास आप इसको पेंडिंग में डाल सकते हो, और आगे जब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम सीख लेंगे, जब हम चेयर फॉर्म की बिंदास बात कर लेंगे, तब यार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। यहां देखिए, चेयर फॉर्म इसके लिए भी बनाइए, चेयर फॉर्म इसके लिए भी बनाइए। ये देखना, ये डैश पर है, नीचे है, नीचे तो यार डैश पर है, इसका मतलब ये पीछे है यानी नीचे है, नीचे तो ये चोंच देखना नीचे की तरफ है, हाँ नीचे की तरफ है, तो ऐसे केस में एक्सियल पोजीशन पर ये मिथाइल मिल रहा होगा। ठीक, एक्सियल पोजीशन पर ये मिथाइल मिल रहा होगा। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। यहां देखिए कार्बन नंबर 3 जो है, ये रिंग सिस्टम का कार्बन नंबर 3, ये हमें यहां मिल रहा होगा, हाँ यहां मिल रहा होगा। और यहां मिथाइल आगे है, ऊपर है, ऊपर है तो भैया अगर ये ऊपर है तो देखिए, ऊपर है तो ये इक्वेटोरियल पर होगा, ऊपर है तो ये कहां होगा, ये इक्वेटोरियल पर होगा। ऊपर है तो कहां होगा भैया, ये इक्वेटोरियल पर होगा। क्लियर हुई ये बात। अब देखिए यहां पर दोनों इक्वेटोरियल पर है, यहां एक मिथाइल एक्सियल पर है और एक मिथाइल जो है ये इक्वेटोरियल पर है। इक्वेटोरियल पर दोनों मिथाइल हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी की बात करें तो इधर से इधर आने पर, अगर यहां दोनों इक्वेटोरियल पर मिलते हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक्सियल इंटरेक्शन की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। एक्सियल पर तो ये है, बड़ा ग्रुप जब एक्सियल पोजीशन पर होगा तब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। यहां तो दोनों इक्वेटोरियल पर है, दोनों इक्वेटोरियल पर है तो भैया यहां स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी। ये पॉइंट नोट कर लो, एक्सियल और इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल पर जब मिथाइल है तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, इधर आने पर स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी, तो डेल्टा HC हीट ऑफ कंबशन का मैग्नीट्यूड कम मिल रहा होगा, हीट ऑफ कंबशन का मैग्नीट्यूड कम मिल रहा होगा। क्लियर हुई बात। तो देख लो यार, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ रहा होगा। यहां भी इसको हम चेयर फॉर्म से ही देखना चाहेंगे, क्योंकि वाकई में साइक्लोहेक्सेन अगर मिलता है तो चेयर फॉर्म में रहना पसंद कर रहा होगा, इस हालत में मिल रहा होगा। तो इसी हालत में इसको देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे। यहां देखिए कार्बन नंबर 1 ये हुआ, कार्बन नंबर 2 ये हुआ। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के साथ जो अटैच्ड मिथाइल हैं ये वेज पर है, मतलब आगे है, ठीक है, सामने है, ऊपर की तरफ है। तो देखिए ऊपर की तरफ है, एक मिथाइल ये हुआ, एक मिथाइल ये हुआ, एक कार्बन नंबर 1 एक कार्बन नंबर 2 ऊपर की तरफ है। तो देखना एक मिथाइल ये हुआ, एक मिथाइल ये हुआ, ये ऊपर की तरफ है तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन हुई, और ये ऊपर की तरफ है, देखना ये चोंच ऊपर की तरफ निकली हुई है, ये तो एक्सियल पोजीशन होती है, ये एक्सियल पोजीशन होती है। यहां देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। अब यहां पर अगर हम नंबरिंग कर रहे होंगे तो देखना मिथाइल कहां है, मिथाइल कार्बन नंबर 1 नीचे है, नीचे है, ये नीचे देखिए इस प्रकार से नीचे है। और कार्बन नंबर 2 पर देखना मिथाइल कहां, कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ऊपर है, कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल कहां, ऊपर है, कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल देखना ऊपर है, ऊपर है तो देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए ऊपर है तो इस प्रकार से मिल रहा है। क्लियर हुई बात। मतलब यहां पर हमें एक एक्सियल पर, ये एक्सियल पर, और ये दूसरा भी एक्सियल पर, अरे दूसरा भी एक्सियल पर, कमाल हो गया, दोनों एक्सियल पर, दोनों एक्सियल पर भैया एक्सियल पर मौजूद है तो स्टेबिलिटी कम होगी। हाँ ये तो जानते ही हैं, जब एक्सियल इंटरेक्शन मिथाइल की ज्यादा मिलती है तो चेयर फॉर्म में आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में, रिपल्शन होती है, खतरनाक रिपल्शन होती है। 1,3 1,5 डाई एक्सियल इंटरेक्शन रिपल्शन क्रिएट कर रही होंगी, तो भैया यहां तो एक्सियल इंटरेक्शन ज्यादा मिल रही तो रिपल्शन ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी वाइज बात करें तो स्टेबिलिटी वाइज इस तरफ जाने पर स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। हाँ यहाँ एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल है, तो इस तरफ जाने पर स्टेबिलिटी हमें ज्यादा मिल रही होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी, तो डेल्टा HC कम मिल रहा होगा, डेल्टा HC कम मिल रहा होगा।
तो आंसर ये मिल जाएगा, आंसर ये मिल जाएगा। यहां देखिए हमने देखा दोनों एक्सियल पर मिल रहे हैं, यहां हमने देखा एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल पर मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है, एक्सियल इंटरेक्शन कम है। हाँ, एक्सियल इंटरेक्शन ज्यादा मिलती है तो स्टेबिलिटी कम मिलती है, एक्सियल इंटरेक्शन ज्यादा मिलती है तो स्टेबिलिटी कम मिलती है, और इक्वेटोरियल इंटरेक्शन ज्यादा मिलती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। या कम से कम एक तो इक्वेटोरियल है, हाँ कम से कम एक तो इक्वेटोरियल है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो लेसर एक्सियल इंटरेक्शन है, लेसर एक्सियल इंटरेक्शन है, यहां ग्रेटर एक्सियल इंटरेक्शन है, तो स्टेबिलिटी क्या मिल रही होगी, स्टेबिलिटी कम मिल रही होगी। चले आगे। अब ये क्वेश्चन आप पेंडिंग में भी डाल सकते हो, पेंडिंग में भी डाल सकते हो। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हुई है तो यू कैन डू दीज क्वेश्चंस आफ्टर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, आफ्टर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आप कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म सीखने के बाद ये एक्सियल इक्वेटोरियल इंटरेक्शन का क्या चक्कर है, क्या लोचा है, ये सीखने के बाद चेयर फॉर्म कैसे बनाई जाती है, साइक्लोहेक्सेन को सही हालत में हम कैसे विजुलाइज कर रहे होंगे, ठीक है, ये तमाम चीजें जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। फिलहाल आगे चलते हैं। हीट ऑफ कंबशन में लास्ट क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है। नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है। एक ये भी चेक कर लीजिएगा किस केस में हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी, एक ये भी चेक कर लीजिएगा। यहां देखिए इस केस में देखिए पर CH2 बात करनी है क्या, अरे पर CH2 बात करनी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया गया है हमें। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम बात कर रहे होंगे यार दो क्वेश्चन की, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम बात कर रहे होंगे दो और शानदार क्वेश्चंस की। हीट ऑफ कंबशन की बात करनी है। मुझे लगता है इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, रिंग का साइज बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो डेल्टा HC का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, डेल्टा HC का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। इस प्रकार से डेल्टा HC का मैग्नीट्यूड स्टेबिलिटी बढ़ने से कम हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए इसमें डाउट नहीं है, लेकिन यहां तो साइज सेम है रिंग का, फिर कैसे आंसर करेंगे। और 4 मेंबर्ड रिंग से कोई चेयर फॉर्म तो बनती नहीं है, ना ही 5 मेंबर्ड से बनती, चेयर फॉर्म तो 6 मेंबर्ड रिंग की होती है। यहां सोचिए फिर आंसर कैसे कर रहे होंगे, सोचिए सोचिए। ये तो देखिए दोनों मिथाइल हैं, ये बिल्कुल आमने सामने हैं, हाँ दोनों सामने की तरफ है, आमने सामने हैं ये। और ये बड़े ग्रुप ध्यान से देखिए, ये बड़े ग्रुप यार रिपेल कर रहे होंगे, बिल्कुल आमने सामने होंगे, तो इन बड़े ग्रुप में रिपल्शन होगी। इस प्रकार से रिपल्शन होगी, जब बिल्कुल आमने सामने होंगे तो इस प्रकार से रिपल्शन होगी। रिंग का साइज छोटा है ही, ऊपर से आमने सामने भी है, तो रिपल्शन होगी। अगर इस प्रकार से रिपल्शन ड्यू टू साइज फैक्टर होगी, रिपल्शन ड्यू टू साइज फैक्टर, या फिर आप बोल सकते हो वैन डर वाल रिपल्शन, या फिर आप बोल सकते हो आसपास है वैन डर वाल रिपल्शन होगी। कई बच्चे बोलेंगे कि सर आप कभी बोलते हो अट्रैक्शन होगी, कभी बोलते हो रिपल्शन होगी। देखिए आप अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, क्या गलत बात है? नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन आप अपने दोस्त के बिल्कुल बहुत ज्यादा पास बैठे हुए हैं, इतना पास कि बिल्कुल धक्का मुक्की मतलब हो रही है। क्या आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे? नहीं फील करेंगे। तो वैसा ही यहां पर भी हुआ है, वैसा भी यहां पर भी हुआ है।
ये मिथाइल मिथाइल बहुत ज्यादा पास है, बहुत ज्यादा क्लोज है, धक्का मुक्की कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये बोलेगा तू परे हट जा, ये बोलेगा तू परे हट जा, वो वाली बात होगी, ठीक है। तो ऐसी धक्का मुक्की में कभी कभी कहा सुनी भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है, ठीक है। एनर्जी भी बढ़ सकती है, जी हाँ, मॉलिक्यूल की यहां पर एनर्जी बढ़ जाएगी इस प्रकार की धक्का मुक्की से, ठीक है। एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी कम मिल रही होगी, है ना, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहां तो आगे पीछे है, ये सामने ये डैश पर है, ये पीछे है, ये पीछे है, तो इस प्रकार की धक्का मुक्की नहीं होगी, क्योंकि यहां सामने यहां पीछे, तो रिलेटिवली इससे ये ज्यादा स्टेबल है। यहां तो देखिए स्ट्रेन भी है, छोटी रिंग भी है, स्ट्रेन भी है, और साथ में धक्का मुक्की भी है। रिंग स्ट्रेन प्लस रिपल्शन ड्यू टू साइज फैक्टर, दोनों चीजें यहां पर, रिंग स्ट्रेन प्लस रिपल्शन ड्यू टू साइज फैक्टर, ये हाईली अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है। तो भैया इस केस में डेल्टा एच सी का मैग्नीट्यूड ज्यादा मिल रहा होगा, डेल्टा एच सी का मैग्नीट्यूड ज्यादा मिल रहा होगा। यहां जाने पर स्ट्रेन तो है लेकिन इस प्रकार के धक्का मुक्की नहीं है, वैंडरवॉल स्ट्रेन नहीं है, रिपल्शन ड्यू टू साइज फैक्टर नहीं है इस केस में। हाँ, जितना यहां है देखना रिपल्शन ड्यू टू साइज फैक्टर, उतनी रिपल्शन नहीं है यहां पर, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे मिथाइल, ये सामने ये पीछे। और यहां तो यार स्ट्रेन कम हो गया, यहां से यहां मूव करने पर तो रिंग स्ट्रेन कम हो गया, रिंग स्ट्रेन कम हो गया, और यहां से यहां मूव करने पर रिंग स्ट्रेन और कम हो गया, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई तो डेल्टा एच सी कम मिल रहा होगा। हाँ, इस प्रकार से ये हाईली अनस्टेबल है तो डेल्टा एच सी ज्यादा है, इन सभी में ये हाईली स्टेबल है तो डेल्टा एच सी कम होगा। डेल्टा एच सी स्टेबिलिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड मिल रहा होगा, उसका एक और प्रमाण आपने देख लिया है। अब यहां देखो, यहां क्या करोगे, यहां क्या करोगे, यहां देखना ये जो डबल बॉन्ड है 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर, 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पर बात कर रहे होंगे, यहां देखिए 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर डबल बॉन्ड मिल रहा है, और 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर डबल बॉन्ड जब रिंग के अंदर है तो भैया यहां तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, sp2 हो जाएगी, sp2 sp2, और sp2 के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, इतना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड इतना होना चाहिए, है कितना 60 डिग्री का एक्सपेक्टेड इतना होना चाहिए। अरे यार स्ट्रेन और ज्यादा बढ़ गया, जब ये sp3 होता है तभी ज्यादा स्ट्रेन मिलता है, sp2 और हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, स्ट्रेन और ज्यादा बढ़ जाएगा भैया। ये हाईली अनस्टेबल केस है, 3 की रिंग में पहले से ही स्ट्रेन होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से, डबल बॉन्ड आने से भैया स्ट्रेन तो 7वें आसमान पर चला जाएगा। मतलब ये हाईली अनस्टेबल केसेस होंगे, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। और यहां देखना 2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कम से कम इनके कंपैरिजन में तो कम स्ट्रेन होगा। यहां एक कार्बन ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक कार्बन ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां इनके कंपैरिजन में स्ट्रेन कम होगा, स्ट्रेन रिलेटिवली कम होगा, स्ट्रेन रिलेटिवली कम होगा, कम होगा। तो इनके कंपैरिजन में स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो डेल्टा एच सी का मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा होगा, डेल्टा एच सी का मैग्नीट्यूड कम मिल रहा होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इनके कंपैरिजन में तो डेल्टा एच सी का मैग्नीट्यूड कम मिल रहा होगा, डेल्टा एच सी का मैग्नीट्यूड हमें कम मिल रहा होगा। चलिए स्ट्रेन कम है, एक ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहां 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अरे भैया डबल बॉन्ड रिंग के अंदर चला गया, गुनाह हो गया, पाप हो गया, ठीक है। स्ट्रेन इतना बढ़ गया कि इनका डेल्टा एच सी का मैग्नीट्यूड इसके डेल्टा एच सी के मैग्नीट्यूड पर डोमिनेट कर रहा होगा। अब इनको कैसे कंपेयर करो, यहां भी 2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहां भी 2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, स्ट्रेन तो दोनों ही केसेस में ज्यादा है, तो फिर आप कंपैरिजन कैसे करोगे, फिर आप अल्फा एच को काउंट करोगे। अगर इस प्रकार का स्ट्रेन दोनों में ही ज्यादा है तो आप अल्फा एच को काउंट करोगे। इसके अल्फा एच देखिए कितने होंगे, इसके अल्फा एच मिलेंगे 3 + 2 5, इसके अल्फा एच 5 मिलेंगे,
इसके अल्फा एच काउंट करो कितने मिलेंगे, इसका अल्फा एच 1 मिलेगा, इसका अल्फा एच 1 मिलेगा। हाँ ये वाला तो डिफरेंस हमें नजर आया है। हाँ ये तो कुछ डिफरेंट बात है। दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहां भी 3 की रिंग में डबल बॉन्ड, यहां भी। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या चीज अलग है? ठीक है, तो यहां पर इन दोनों को कंपेयर करने के लिए अल्फा एच की मदद लेंगे। या अल्फा एच की बात क्यों करेंगे भाई, ये तो इन दोनों से अलग केस है ना यार। आलू को बैंगन से कैसे कंपेयर करेंगे, अलग बात है ना यार। हाँ एक बैंगन को दूसरे बैंगन से कंपेयर किया जा सकता है, ये अच्छा ये बुरा तो यहां तो देखिए ये सिमिलर केसेस हैं तो इनका कंपैरिजन हो सकता है। यहां तो एक ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये तो स्टेबिलिटी के मायने में इनसे आगे होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसको तो वैसे स्ट्रेन के बेसिस पर हमने चेक कर लिया। अब यहां स्ट्रेन तो रिंग स्ट्रेन तो ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर हम यार जो डबल बॉन्ड बना है इसकी स्टेबिलिटी कहीं पर थोड़ी सी ज्यादा होगी, कहीं पर थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, हाँ कुछ तो आगे पीछे होगी स्टेबिलिटी भैया, ये कह रहा हूं मैं। वैसे तो इनकी स्टेबिलिटी आसपास होगी बट फिर भी कुछ तो आगे पीछे होगी। वो जानते हैं हम काफी कम स्टेबल है, लेकिन हम रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक थोड़ा सा ऊपर होगा स्टेबिलिटी वाइज, एक नीचे होगा। तो ये हम अल्फा एच से डिसाइड करेंगे। अल्फा एच यहां ज्यादा है तो स्टेबिलिटी रिलेटिवली, यहां से यहां चलेंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी, ज्यादा अल्फा एच है तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी। ज्यादा स्टेबिलिटी मिलने से डेल्टा एच सी इसके कंपैरिजन में कम मिल रहा होगा। ठीक है ना, यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है, डेल्टा एच सी कम मिल रहा होगा। स्टेबिलिटी ज्यादा किस बिहाफ पर हमने चेक किया, अल्फा एच के बेसिस पर चेक किया, अल्फा एच ज्यादा मिलते हैं। तो बाकी सारी चीजें तो ऑलमोस्ट सेम, अल्फा एच ज्यादा मिलते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यहां पर ज्यादा लग रहा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, डेल्टा एच सी का मैग्नीट्यूड हमें कम मिल रहा होगा। तो ये वाला केस भी खतरनाक है भाई। ठीक है, ये दो इससे स्टेबिलिटी वाइज पीछे होंगे। क्यों पीछे होंगे, मतलब इन दो का इस एक से हमने कंपैरिजन कर लिया स्ट्रेन के बेसिस पर। फिर इन दो को आपस में कंपेयर कैसे किया, अल्फा एच के बेसिस पर। ये दो इससे पीछे क्यों होंगे, स्टेबिलिटी वाइज बात करें पीछे क्यों होंगे, पीछे इसलिए होंगे क्योंकि हाँ भैया डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, ये रिंग के अंदर नहीं है, डबल बॉन्ड रिंग से बाहर है। या रिंग के दोनों ही कार्बन sp2 हो गए जिससे खतरनाक स्ट्रेन आ गया है। यह एक ही कार्बन sp2 हुआ है, दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, इस केस में डिफरेंस है कि नहीं है। तो स्टेबिलिटी के मायने में ये दोनों पीछे होंगे और ये आगे होगा, पीछे होंगे तो फिर कैसे कंपेयर होंगे, ये अल्फा एच के बेसिस पर बता चुका हूं। जिसके अल्फा एच ज्यादा स्टेबल, डेल्टा एच सी की वैल्यू उस केस में कम होगी। ठीक है, और जिसके अल्फा एच कम, वो कम स्टेबल, उसके लिए डेल्टा एच सी की वैल्यू ज्यादा होगी। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, ब्रेड्स रूल हमारा इंतजार कर रहा है। ब्रेड्स रूल क्या है, प्लेनैरिटी के लिए एक रूल बनाया गया है, ब्रिज हेड कार्बन की प्लेनैरिटी के लिए एक रूल बनाया गया है। इट स्टेट्स दैट प्लेनैरिटी कैन नेवर बी अचीव्ड एट ब्रिज हेड सेंटर ऑफ बाईसाइक्लिक सिस्टम। ब्रिज हेड सेंटर ऑफ बाईसाइक्लिक सिस्टम, पहले तो ये देख लो कि ये जो बाईसाइक्लिक सिस्टम है ये दिखने में कैसे होंगे और ब्रिज हेड सेंटर कौन सा है। ठीक है, पहले ये देख लो, फिर हम ब्रेड्स रूल को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। स्टेटमेंट क्यों प्रपोज की ब्रेड्स भैया ने, ठीक है, एक लोंडा था ब्रेड्स, उसने यार ये स्टेटमेंट प्रपोज की, क्यों की उसको कर रहे होंगे अंडरस्टैंड। पहले हम ये देख लें कि ब्रिज हेड है क्या, किसे बोला जाता है ब्रिज हेड। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में आपको ऐसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड मिल रहे होंगे, ऐसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड मिल रहे होंगे। इन बाईसाइक्लिक कंपाउंड में ये जो है देखना, ये कहलाएंगे ब्रिज हेड। ये क्या कहलाएंगे, ब्रिज हेड कहलाएंगे, ये ब्रिज हेड कहलाएंगे। पहले ब्रिज हेड आप देख लो, इनसे कनेक्टेड ब्रिज हमें मिलता है तो उसको बोलते हैं हम ब्रिज हेड। हाँ, ब्रिज के दो सिरे होंगे ये, ठीक है, इनसे कनेक्टेड हमें ब्रिज मिलता है। इस चीज को बनाने का एक तरीका ये भी होगा, इसी चीज को बनाने का एक तरीका ये भी होगा। कैसे, ऐसे प्लेनर तो यह है नहीं तो ऐसे बना लो, ये दो कार्बन यहां है, देख लो इस प्रकार से,
ये 2 कार्बन यहाँ है इस प्रकार से, ठीक है, और ये वाले 2 कार्बन जो है ना वो यहाँ इस प्रकार से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये कार्बन कहाँ गया? अरे देखिए तो सही, ये कार्बन ये रहा, ये कार्बन ये रहा। इस चीज को आप ऐसे भी बना सकते हो, कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। तो ब्रिज हेड कौन से हुए? ये हुए, ये ब्रिज हेड हुए, ठीक है, ये हुए ब्रिज हेड। ब्रिज हेड को मैं रेड से इंडिकेट कर रहा हूं, ये लो, ये ब्रिज हेड हुए, ये देख लो। चले आगे। ऐसा हो सकता है कि ब्रिज हेड ये हो, देखो रिंग थोड़ी सी हमने बड़ी बना दी है, यह एक कार्बन और हमने इंक्रीज कर दिया है, ये ब्रिज हेड होंगे। इसको आप ऐसे तो बना ही सकते हो, इसको आप ऐसे तो बना ही सकते हो, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। ब्रिज हेड ये हुए, ब्रिज हेड ये हुए। तो पहले तो मैंने आपको क्या समझाया है कि ब्रिज हेड सेंटर क्या होगा, ब्रिज हेड सेंटर क्या होगा, पहले तो हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया है। हाँ, ब्रिज हेड सेंटर हमारी समझ में आ गया है, ब्रिज हेड सेंटर क्या है। अब दूसरी बात, इट स्टेट्स दैट प्लेनरिटी कैन नेवर बी अचीव्ड एट ब्रिज हेड सेंटर ऑफ बाइसाइक्लिक सिस्टम। प्लेनरिटी या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन की कोरस्पोंडिंग ज्योमेट्री प्लेनर मिलती है। जी हाँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कभी भी ब्रिज हेड कार्बन की नहीं हो सकती है। तो अगर आप मेरी बात माने तो देखिए इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड कर लें। ब्रिज हेड कार्बन, हाँ ये वाला पॉइंट भी दमदार है। ब्रिज हेड कार्बन कांट बी sp2 hybridized. Bridge head carbon can't be sp2 hybridized. sp2 hybridized. ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होगा। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो प्लेनर हो जाएगा, और प्लेनर ये हो नहीं सकता, प्लेनरिटी इसमें आ नहीं सकती। sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर हुआ तो प्लेनर हो जाएगा, लेकिन प्लेनरिटी तो आ नहीं सकती, तो कभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होगा। इस प्रकार से आप कोई वाहियात बात करना चाहें तो इसके बारे में कर सकते हैं। वैसे कभी ये प्लेनर होगा नहीं, आप खुद देखिए, इसकी शक्ल देखिए, इसकी ज्योमेट्री देखिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखिए, sp3 है और ये अपने एटम और ग्रुप्स को टेट्राहेड्रली अरेंज करना चाहेगा। हाँ, इस प्रकार से अरेंज्ड है, sp3 है, प्लेनर नहीं होना चाहेगा। अगर ये खुल जाए ऐसे तो कितना खतरनाक स्ट्रेन आ जाएगा। आप देख, खुलने की कोशिश करें, इस प्रकार से खुलेगा, मतलब इनके बीच में जो एंगल है ये एंगल बड़ा हो जाए इस प्रकार से, तो कितना स्ट्रेन आ जाएगा। आप खुद सोचिए, कोई मेरे हाथ को पकड़ के ऐसे खींच लिया जाए, बहुत देर तक रखा जाए, कितना खतरनाक स्ट्रेन आ जाएगा। मैं तो भैया ज्यादा रिलैक्स्ड ऐसे रह सकता हूं, तो ऐसे ही रहना पसंद करूंगा, बिल्कुल। इसके साथ अगर जबरदस्ती की जाएगी कि नहीं ये एंगल और बड़ा हो जाए, खुल जाए, तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा, इतना खतरनाक स्ट्रेन बढ़ जाएगा कि कभी भी भैया ये प्लेनर नहीं होना चाहेगा। हाँ, खुलने पर तो इतना खतरनाक स्ट्रेन बढ़ जाएगा कि कभी भी ये प्लेनर नहीं रहना चाहेगा। मतलब कभी भी ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होगा। sp2 हुआ तो फिर प्लेनर हो जाएगा। अब प्लेनर हो नहीं सकता है, प्लेनर हो नहीं सकता है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी नहीं हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर या रिंग सिस्टम नहीं होता, बाइसाइक्लिक सिस्टम नहीं होता, ऐसा कुछ मिलता हमें, ध्यान से देखना, ऐसा कुछ मिलता, ऐसा कुछ मिलता हमें, प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये मुस्कुरा रहा होगा, ये मुस्कुरा रहा होगा, ये मुस्कुरा रहा होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसके कोडिंग एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होना चाहिए। क्या 120 डिग्री बॉन्ड एंगल मिल रहा है? हाँ, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल वाकई में मिल रहा है। अरे वाह, ये तो मस्त बात है। हाँ, बिल्कुल मस्त बात है। लेकिन अगर आप इसको ऐसा बना दो,
इन तीनों बॉन्ड को नीचे की तरफ आप शिफ्ट कर दो तो क्या होगा? ये बॉन्ड आगे है, ये पीछे है, ठीक है ना, ये बोर्ड के प्लेन में है। आप अगर इसको ऐसा बना दो तो तीनों बॉन्ड्स को नीचे भेज दो आप, फिर बेताब हो जाएगा ये। हाँ, जब तीन बॉन्ड होंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर तब रह पाएंगे जब इनके बीच का एंगल क्या हो? 120 डिग्री हो। आपने 120 डिग्री से एंगल को कम बना दिया, ये आपसे नाराज हो जाएगा, ये आपसे नाराज हो जाएगा। हाँ, ये आपसे नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो एंगल आपने इसका बनाया है, ये एंगल भैया 120 डिग्री से कम है, मतलब रिपल्शन होगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी। ये जो एंगल है थीटा, इट विल बी लेसर देन 120 डिग्री। रिपल्शन होगी, खतरनाक रिपल्शन होगी। ये वापिस इसी फॉर्म में जाना चाहेगा, अपनी नाराजगी दूर करना चाहेगा, ये इस फॉर्म में जाना चाहेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? मतलब ये प्लेनर रहना चाहेगा। रह सकता है? हाँ बिल्कुल रह सकता है। वापिस से ये ऐसी फॉर्म एडॉप्ट कर लेगा। अब जरा मुझे आप बताइएगा, अगर वापिस से इसको इस फॉर्म में ना जाने दें, कोई नीचे से पकड़ ले इसको, पकड़ ले, वापिस से अगर इसको इस फॉर्म में ना जाने दे, कोई इसको नीचे से पकड़ ले, फिर कैसी वाहियात बात कर रहा हूं? अरे बिल्कुल सही बात मैंने की है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, मैं सिंपल सी बात आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर दो, ध्यान से देखना, अगर आप यहां पर कुछ ऐसा काम कर दो, इसको किसी के साथ अटैच कर दो। किसके साथ अटैच कर दो? देखो, इस प्रकार से रिंग कंप्लीट कर दो, इस प्रकार से रिंग कंप्लीट कर दो आप। ठीक है, इस प्रकार से आप रिंग कंप्लीट कर दो। ठीक है, क्लियर हुई बात? यह इसकी खोपड़िया में प्लस चार्ज है। इस प्रकार से आप रिंग कंप्लीट कर दो तो अब तो ऊपर जा नहीं पाएगा। अरे भैया, नाराज नहीं होगा ये आपसे, अब ये नाराज नहीं होगा आपसे, रो रहा होगा, चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा। देखिए, आंखों से आंसू भी बह रहे होंगे। अब ये नाराज नहीं होगा, ये रो रहा होगा, गुस्से में होगा, आग बबूला होगा, और ये ना रियल होगा, हाँ, ये रियल नहीं होगा। ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगी। इतनी बेताबी इसके अंदर, देखिए, इस हालत में रहना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। प्लेनर है नहीं। sp2 के साथ नॉन प्लेनर ना रियल होगा। हाँ, रियल नहीं होगा भैया, ये कहना चाह रहा हूं, रियल नहीं होगा, ये नहीं होगा। इतनी बेताबी के साथ ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा। रियल ये होगा, कैटायन ऐसे रहना चाहेगा, रियल ये होगा, ये रियल होगा। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं समझ आई तो भैया नारियल उठाओ, अपने सिर में मारो। कितना आसानी से मैंने बताया यार, देखिए कितना प्यार से मैंने आपको बताया। sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर ये है तो फिर प्लेनैरिटी एडॉप्ट करना चाहेगा, और ये प्लेनैरिटी एडॉप्ट कर नहीं सकता है। इतना मातम का माहौल कंपाउंड में नहीं आना चाहेगा, मतलब ऐसी चीज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगी, ऐसी चीज बनना नहीं चाहेगी। तो हमें फाइंड करना है कि कौन रियल है, कौन नारियल है, कौन रियल है, कौन नारियल है। ठीक है, कैसे फाइंड कर रहे होंगे? यहां देखिए, इस कार्बन पर प्लस चार्ज, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड ब्रीजेड कार्बन, नहीं बाबा नहीं, नहीं नहीं, sp2 के साथ तो प्लेनर होता है, ये तो प्लेनर हो ही नहीं सकता है, ये नारियल है। क्या रियल है? हाँ, ये ब्रीजेड पर प्लस नहीं है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है, इसको प्लेनरिटी लाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये प्लेनर नहीं हो पाएगा, 3 बॉन्ड नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ कैसे उठ पाएंगे? खतरनाक स्ट्रेन आ जाएगा जो ऊपर की तरफ उठेंगे, मतलब इतना मातम का माहौल कंपाउंड में नहीं छाएगा, यानी ये नारियल है। यहां देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ब्रीजेड कार्बन नहीं हो सकता भैया, नहीं हो सकता, ये प्लेनरिटी एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, ये प्लेनर नहीं हो सकता है, नारियल होगा। क्या ब्रीजेड है? नहीं है, तो बिंदास sp2 हो सकता है। हाँ, ये रियल है। यहां देखिए डबल बॉन्ड आने पर ब्रीजेड का कार्बन तब भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा होगा, हाइपोथेटिकली हो रहा होगा। क्या रियल है? नहीं, ये रियल नहीं है, कभी भी डबल बॉन्ड यहां नहीं आना चाहेगा, यहां नहीं आना चाहेगा डबल बॉन्ड। लेकिन 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 अगर डबल बॉन्ड यहां हो, अगर डबल बॉन्ड यहां हो, हाँ यहां आ सकता है, यहां कोई टेंशन नहीं है। ये ब्रीजेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, जो ब्रीजेड नहीं है वो तो हो ही सकता है, हाँ वो हो सकता है, वो हो सकता है। ब्रीजेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नारियल होगा और ये क्या होगा? ये रियल होगा। आगे देखिए, ये देख लो, हाँ ये भी तो ब्रीजेड कार्बन है जिस पर प्लस चार्ज बनाया है, गलत बात है, गलत बात है, ये sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता भैया, ये प्लेनरिटी एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, ये हाइपोथेटिकल केस है, नारियल है। हाँ, ये ब्रीजेड नहीं है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है। ये ब्रीजेड कार्बन देखिए, इस पर सिंगल इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड बनाया गया, इसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड बनाया गया, गलत बात है, ब्रीजेड नहीं है, कोई और कार्बन है। हाँ, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है, बिंदास हो सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। यहां देखिए ब्रीजेड कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज्ड बनाया गया है, गलत बात है। हाँ, ये भी ब्रीजेड कार्बन है, ये भी ब्रीजेड कार्बन है, और देखना डबल बॉन्ड भैया, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे होगा? नहीं, प्लेनरिटी एडॉप्ट नहीं करना चाहेगा, ये ब्रीजेड कार्बन नहीं है। हाँ, ये ब्रीजेड कार्बन नहीं है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो सकते हैं, इसमें कोई चक्कर नहीं है। आगे चलते हैं, क्या माइनस चार्ज आ सकता है? कार्बन आयन की तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और ब्रीजेड कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करना चाहता है, मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज भैया आ सकता है, आ सकता है। हाँ, sp3 के कोरस्पोंडिंग भी प्लेनरिटी एडॉप्ट नहीं होती है, ठीक है। तो कार्बन आयन होगा, पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, बिंदास खूबसूरत अंदाज में नॉन प्लेनर ज्योमेट्री एग्जिबिट कर रहा होगा, और ब्रीज हेड पोजीशन पर ये डेफिनेटली आ सकता है, और कोई और पोजीशन पर तो आ ही सकता है। जब ब्रीज हेड पर आ सकता है तो किसी और पोजीशन पर तो कोई चक्कर ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, वहां तो आ ही सकता है, मतलब दोनों रियल होंगे। यहां देखिए, यहां कार्बन पर प्लस नहीं है, गलती मत करना कि कोई प्लस नहीं आएगा ब्रीज हेड कार्बन पर, नाइट्रोजन पर प्लस है, और ये अमोनियम आयन जैसा है, नाइट्रोजन पर जब प्लस आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होती, sp3 होती है। देख लो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ सकता है जब ये ब्रिज हेड पोजीशन पर हो, कोई आपत्ति नहीं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और यहां प्रेजेंट कार्बन भी अपनी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रखना चाहता है। हाँ, ये भी sp3 रखना चाहता है, और यहां sp3 है तो कोई चक्कर नहीं है, नाइट्रोजन प्लस चार्ज के साथ जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ब्रिज हेड पोजीशन पर मिलेगा, रियल होगा, ये रियल होगा। हाँ, किसी और पोजीशन पर है तब तो भैया रियल होगा ही, कोई चक्कर नहीं है। ब्रिज हेड का ही चक्कर होता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती, प्लेनर ज्योमेट्री उसके कोरस्पोंडिंग नहीं हो सकती, किसी और पोजीशन पर तो भैया sp2 sp3 हो, कोई चक्कर नहीं है। यहां देखिए, नाइट्रोजन जब 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होता है या 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है तो इस प्रकार से पिरामिडल होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, और ये ब्रिज हेड पोजीशन पर है तो कोई चक्कर नहीं है भैया, sp3 होनी चाहिए, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए, कोई चक्कर नहीं है, मतलब ये बिल्कुल बिंदास है, परफेक्ट है। चले आगे, फिर चलिए आगे बात कर रहे होंगे इस बोरोन की, जब ब्रिज हेड पोजीशन पर है।
बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, और बोरोन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलती है, sp2 मिलती है। और यहां देखना, बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए, कोई लोन पेयर होता नहीं इसके पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। हाइपोथेटिकली आपको ये बनाकर दिया होगा, ब्रिज हेड के बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन यहां देखना sp2 मिल रही है, तो क्या ये यहां रह सकता है? क्या ये इसकी सही पोजीशन है? नहीं नहीं, ये इसकी सही पोजीशन नहीं है। ब्रिज हेड का कार्बन, ब्रिज हेड का एटम कभी भी प्लेनरिटी शो नहीं कर सकता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ नहीं मिल सकता है, ये सही नहीं है। क्या यहां मिल सकता है? हाँ, ब्रिज हेड पोजीशन नहीं है, वहां sp2, हमें क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, वहां तो मिल ही सकता है। लेकिन ब्रिज हेड पोजीशन पर है, वहां इसकी हाइब्रिडाइजेशन, किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होनी चाहिए, प्लेनरिटी अटेन नहीं होनी चाहिए। तो ये नारियल हो जाएगा। और नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, 3 बॉन्ड बना रखे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, खूबसूरत पिरामिडल ज्योमेट्री मिल रही है। हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ब्रिज हेड के एटम की होती है, तो नाइट्रोजन वहां रहेगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, तो इसका कोई चक्कर नहीं है। आगे देखिए, यहां तो कोई ब्रिज हेड पोजीशन नहीं है। कई बच्चों को लग रहा होगा ब्रिज हेड, अरे भैया ब्रिज हेड कहां से है? ब्रिज हेड पोजीशन ऐसी होती है, ब्रिज हेड पोजीशन ऐसी होती है, ध्यान से देख लो, कहीं नशे की हालत में हो, यहां ब्रिज हेड नहीं है, ये ब्रिज हेड नहीं है, ये वैसी पोजीशन नहीं है। ब्रिज हेड नहीं तो डबल बॉन्ड कहीं पर भी आए, क्या फर्क पड़ता है? ब्रिज हेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, प्लस चार्ज नहीं मिलना चाहिए। हाँ, कार्बन पर प्लस चार्ज नहीं मिलना चाहिए, और कार्बन पर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना चाहिए, रेडिकल नहीं मिलना चाहिए। ये तो ब्रिज हेड पोजीशन है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं है। यहां देखिए, ब्रिज हेड पोजीशन पर प्लस रेडिकल और डबल बॉन्ड नहीं मिलना चाहिए कार्बन की कोरस्पॉन्डिंग, यहां तो माइनस चार्ज है, हाँ माइनस मिलेगा। ये ब्रिज हेड पोजीशन नहीं, क्या यहां माइनस मिल सकता है? हाँ, वहां तो मिल ही सकता है कि दोनों ही रियल होंगे। यहां क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि दोनों रियल हैं, कौन नारियल है, कौन रियल है, क्वेश्चन ये नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि आप ये बता दो कौन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी माइनस सिंगल डबल हो तो इस प्रकार से ये यहां पाई बॉन्ड बना ले और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O की तरफ शिफ्ट हो जाए, इस प्रकार की डीलोकलाइजेशन को रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये तो रेजोनेंस में बिंदास पार्टिसिपेट कर रहा होगा। अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स प्लेनर होने चाहिए, ये बात आपने सुनी होगी शायद, प्लेनरिटी होनी चाहिए। तो क्या यहां प्लेनरिटी एडॉप्ट होगी? क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा? नहीं, यहां कभी भी प्लेनरिटी एडॉप्ट नहीं होगी, प्लेनरिटी एडॉप्ट नहीं होगी, तो ये नेगेटिव रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। कुछ वाहियात लोग ऐसे बोलते हैं कि रेजोनेंस करवा दो, देखो डबल बॉन्ड आ रहा होगा, डबल बॉन्ड आ नहीं सकता, इसका मतलब रेजोनेंस हो नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं तो यार यही कहूंगा आपको कि कभी भी रेजोनेंस हो रहा होगा तो प्लेनरिटी एडॉप्ट मिल रही होगी, है ना, प्लेनरिटी एडॉप्ट हो रही होगी। जिस प्रकार से देखना, यहां रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, और जिसके साथ इंटरेक्शन हुई उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 प्लेनर होता है। तो अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यहां भी प्लेनरिटी होनी चाहिए, लेकिन ब्रिज हेड कार्बन कभी प्लेनर ज्योमेट्री एग्जिबिट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में इसका मतलब ये रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा, ऐसे ही पड़ा हुआ मिल रहा होगा इस कार्बन पर माइनस चार्ज। ये इस प्रकार की डीलोकलाइजेशन नहीं कर रहा होगा क्योंकि प्लेनर नहीं है, प्लेनरिटी एडॉप्ट नहीं कर रहा होगा, तो इसमें रेजोनेंस भी नहीं हो रहा होगा। यहां डबल बॉन्ड, हाँ भैया ब्रिज हेड है नहीं, डबल बॉन्ड आ सकता है। और यहां देखना, ये जो रिंग का साइज है, ये जो रिंग का साइज है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ, यहां जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं ये बड़ी रिंग में देख रहे हैं, बड़ी रिंग में देख रहे हैं। क्या बड़ी रिंग में डबल बॉन्ड आ सकता है ब्रिज हेड पोजीशन पर? आ सकता है, बड़ी रिंग में डबल बॉन्ड आ सकता है ब्रिज हेड पोजीशन पर। ये रिंग बड़ी है, साइज ज्यादा है इसका, आप देख लो, आप इसका साइज देख लो, ये रिंग जो है बड़ी है। छोटी रिंग में, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड ब्रिज हेड पोजीशन पर नहीं मिल रहा होगा,
बड़ी रिंग में मिल सकता है, बड़ी रिंग में उतना स्ट्रेन नहीं आएगा, बड़ी रिंग तो बहुत फैली होगी, कुछ हिस्सा अगर उसका प्लेनर हो भी जाए तो कोई टेंशन नहीं होगी, उतनी टेंशन नहीं होगी कि नारियल हो जाए। ठीक है, तो यहां पर बड़ी रिंग में डबल बॉन्ड आ सकता है क्या ब्रिज हेड पोजीशन पर? हाँ, बड़ी रिंग में डबल बॉन्ड आ सकता है। when number of carbon atoms when number of carbon atoms are 8 or more than 8 or more than 8 or more than 8, then double bond can exist, double bond can exist at ब्रिज हेड। हाँ, उस केस में डबल बॉन्ड ब्रिज हेड पोजीशन पर आ सकता है जब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, 8 है, 8 से ज्यादा, उस केस में ब्रिज हेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ सकता है। रिंग का एक हिस्सा प्लेनर हो जाएगा, बड़ी रिंग होगी ना यार, काफी फैली हुई रिंग होगी, तो उसमें उतनी आपत्ति हमें नहीं हो रही होगी। हाँ, छोटे रिंग सिस्टम में ब्रिज हेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं आना चाहेगा। क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बात? अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बात? क्लियर हो जानी चाहिए यार। अब देखना, 2 इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो हाइपर कॉन्जुगेशन के थे, मैंने होमवर्क में आपको दिए थे। 2 इंपोर्टेंट पॉइंट्स, 2 इंपोर्टेंट पॉइंट्स। एक पॉइंट तो ये है कि क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। नो कार्बन कार्बन बॉन्ड पार्टिसिपेट्स इन हाइपर कॉन्जुगेशन। पिछले लेक्चर के 2 इंपोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, पार्टिसिपेट्स इन हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ओनली सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड participates in hyperconjugation. Hydrogen is the lightest element. H is lightest. It remains attached with carbon through partial bond in hybrid, ठीक है, due to greater charge density of smaller atom hydrogen. Other atoms are bigger than hydrogen, they can never interact with pi cloud. हाँ, ये इस प्रकार से पाई क्लाउड के साथ इंटरेक्शन में नहीं मिल रहे होंगे। It remains attached with carbon through partial bond in hybrid due to greater charge density of smaller atom hydrogen, ठीक है। But carbon is bigger, it never attached with pi cloud in similar manner. चार्ज डेंसिटी इज वेरी लो। हाँ, बड़े एटम पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज डेंसिटी कम होगी। इन सिमिलर वे, बिकॉज चार्ज डेंसिटी is low on bigger atom,
बिगर एटम पर चार्ज डेंसिटी कम होगी और वो इस प्रकार की इंटरेक्शन नहीं बना पाएगा। जब बना ही नहीं पाएगा तो भैया हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की हम बात नहीं कर रहे होंगे। हाँ, हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, हाइड्रोजन इस प्रकार की इंटरेक्शन शानदार अंदाज में बना लेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और ऐसी इंटरेक्शन आप देख भी चुके हैं। आप प्रोपीन के केस में आपने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखा है, याद होगा आपको। प्रोपीन के केस में आपने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखा है, याद होगा इस प्रकार से। तो हाइड्रोजन लाइटेस्ट होता है, ये देखना, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और ये हाइड्रोजन देखना इस कार्बन के साथ किस प्रकार से पार्शियल बॉन्ड की मदद से अटैच्ड होगा और किस प्रकार से इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इंटरेक्शन में मिल रहा होगा। इस टाइप की इंटरेक्शन कोई बड़ा एटम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो यानी हाइड्रोजन ही हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा हो। कौन से हाइड्रोजन की हम बात करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। कौन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे? अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे। वही हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में पार्टिसिपेट करने में अलाउ कर रहा होगा। चले आगे फिर। कार्बन कार्बन बॉन्ड कभी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि CH3 CD3 CT3 किसका हाइपर कॉन्जुगेशन ताकतवर होगा? अगर इस तरफ से इस तरफ मूव करते हैं तो यार हमें देखना हैवियर आइसोटोप मिलते हैं। ज्यादा मास होने की वजह से वाइब्रेशन इन आइसोटोप की, इन हैवियर आइसोटोप की कम होती है, कम वाइब्रेशन होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही होगी। हाँ, इनकी वाइब्रेशन जो होगी ये कम होगी। हैवियर आइसोटोप मिल रहे हैं, मास देखना यहाँ डबल हो गया, या मास इसके कंपैरिजन में ट्रिपल हो गया। तो मास ज्यादा होगा, वाइब्रेशन कम होंगी, वाइब्रेशन कम होंगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी। ठीक है, अब ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी तो एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा। एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होगा? इस तरफ जाने पर कम होगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड का कम होगा, कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड का और कम हो जाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो एक्सटेंट है इस तरफ जाने पर कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो भैया हाइपर कॉन्जुगेशन के दौरान तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही तो यार शिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं कैटायन को, रेडिकल को, डबल बॉन्ड को। और यही बॉन्ड जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट होनी है, स्ट्रॉन्ग हो, कार्बन ड्यूटेरियम का हो, कार्बन ट्रिटियम का हो, तो भैया फिर ज्यादा एक्सटेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है। अनडाउटेडली हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहां भी होगा, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम एक्सटेंट में यहां से कैटायन, रेडिकल, डबल बॉन्ड को नहीं मिल पाएगी, कम मिल पाएगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हम क्या बोल देंगे इस केस में? कम होगा। इस तरफ जाने पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कम मिल रहा होगा। आई होप दोस्तों आपने यार अपने डाउट्स को भी क्लियर कर लिया होगा। तो इस लेक्चर को यहीं पर ही रोक देंगे। अगले लेक्चर में क्या होगा? अगले लेक्चर में हम रेजोनेंस इफेक्ट को जान रहे होंगे, रेजोनेंस इफेक्ट की प्यारी प्यारी कंडीशन को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको पहले से रेजोनेंस आता है तो रिवाइज कर लें। हाँ, तब तक रिवाइज कर लें और काफी सारी नई चीजें आप सीखेंगे यार। ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दुनिया में मैं लेक्चर लेने के लिए आप सभी के बीच हाजिर रहूंगा, कुछ न कुछ नया सिखाकर जरूर जाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि फालतू चीजें आपको सिखा रहा हूंगा, नहीं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे अनसुने किस्से मैं आपको बता रहा हूंगा जिससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या स्ट्रॉन्ग हो रही होगी। ठीक है, तो इन्हीं तमाम बातों के साथ विदाई के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा और अगले लेक्चर में मिलना चाहूंगा। चलिए फिर, अभी हुआ विदाई का वक्त, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खूब सारी मेहनत करते रहिए और यार रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।